हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार बीएड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कोशिश करना आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड एग्जाम के लिए। बताइए एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एनसीटीई का? तो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? विनीत जोशी हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स, ये हुआ कब था? 1988 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 वाला भी आपको ध्यान रखना है और 2021 वाला भी। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए 2020 में किसको दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो ये दिया गया था मार्के लुकस रिजनेबेल्ट को। ठीक है, इनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और 2021 में दिया गया है डेविड थियोप को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो नोबेल है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और फ्रांस के ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बुक लेकर के आया हूँ। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर कौन सी बुक बेस्ट रहेगी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये चक्षु का बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 की जो बुक है, काफ़ी खूबसूरत बुक है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो बिहार बीएड का सिलेबस है उस पर आधारित यह बुक है। इस बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस बुक में। इसके अलावा 3 प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर भी दिया गया है 2018, 2019 और 2020। आपको एक झलक इस बुक की मैं इंडेक्स दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ऊपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए सेक्शन वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा आपको। साथ ही साथ 2100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ थ्योरेटिकली दिया गया। इसी प्रकार हिंदी में देख लीजिए, नीचे आइए भाग 3 में तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति दिया गया है। भाग 4 में सामान्य ज्ञान दिया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस है। उसके बाद देखिए नीचे आइए तो विद्यालय में शिक्षण, अधिगमन, वातावरण दिया गया। तो दोस्तों, चक्षु का ये जो बुक है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके नियरेस्ट जो बुक स्टॉल है वहां पर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ मैंने वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां प्रश्न है कि रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए, ये जो रेटिनॉल है ना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, टोकोफेरॉल है। क्लियर? इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है।
इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोंगल त्यौहार है, तो देखिए पोंगल ओनम, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सभी लोगों को, तो मैं बता देता हूँ तरीका। देखिए पोंगल, पोंगल में लास्ट में क्या आ रहा है? गल आ रहा है, गल से गले मिलना, ऐसे आप रिलेट कीजिएगा। गल से क्या? गले मिलना। और गले आप कब मिलेंगे? जब किसी से मिलते हैं तभी तो गले मिलते हैं। तो देखिए मिलना कहाँ आ रहा है? तो तमिल, मिल, मिल, यहाँ मिल आ रहा है ना, ऐसे रिलेट करेंगे। तो पोंगल गल आ गया, गले मिलना, तो मिलना, मिल, यहाँ से मिल लेंगे, तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। ओनम जो है यह केरल का है, बिहू जो है असम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नाटक है, ये आर्म एंड द मैन जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये जो है किसके द्वारा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाकी जो है जूलियस सीजर, हैमलेट और एज यू लाइक इट, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई नाटक है। उसके बाद देखिएगा न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना चर्चा में रहे क्योंकि वह, तो देखिए एन.वी. रमन्ना को हाल ही में भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादक है ये किसको माना जाता है? आपको बताना है। टोटल कितने दर्शन है? तो ध्यान रखेंगे टोटल 7 दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो हैं ये कौन है? तो कपिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो देखिए सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, ये भी करेक्ट दिया गया है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत चर्म का यानी कि चमड़ा का और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। तो सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके एग्जाम तक मैं प्रैक्टिस सेट आपको देते रहूँगा। देखिए 11 नंबर है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना है आपको। ये दादा भाई नौरोजी की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भारत में आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस जो है कौन सा नहीं है? तो देखिए प्रिंटर जो हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं देखिए पूछा गया है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। ऊटी जो है ना यह एक पर्वतीय नगर है। ठीक है, ये जो है कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में, तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो ऑप्शन नंबर बी ऊटी जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा दर्द से आराम के लिए ली जाती है? तो दर्द से आराम के लिए ली जाती है एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक जो है फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो जीवाणुरोधी में। उसके बाद एंटासिड का जो है गैस वगैरह एसिडिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीसेप्टिक का आप समझते हैं संक्रमण जो फैलता है, इन्फेक्शन जो होता है उसको रोकने में एंटीसेप्टिक, डिटॉल वगैरह जो आते हैं एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि परावर्तन का नियम के अनुसार, देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक लेंस की क्षमता की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है इसका? तो लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और हमेशा f जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, ये कंडीशन है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का, ये डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान स्रावित पाचक रस का पीएच मान जो है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो पाचन के दौरान कौन सा अम्ल निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो ये अम्लीय होता है। अम्लीय जो होता है देखिए पीएच स्केल पर 7 से जिसका नीचे 7 से इधर रहता है, यानी 7 से कम जिसका रहता है पीएच वैल्यू, वो अम्लीय होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। और 7 से जिसका ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। जिसका 7 होता है पीएच मान वो उदासीन होता है। तो 7 से कम अम्लीय, 7 जिसका हो उदासीन, 7 से अधिक जिसका हो वो क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और देखिए ये जो रस स्रावित होता है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये अम्लीय होता है, यानी कि 7 से कम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है पीएच मान इसका? तो ध्यान रखेंगे इसका जो पीएच मान होता है ये लगभग 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कोशिका का पावर हाउस, कोशिका की आत्महत्या की थैली, ठीक है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, ये सब ध्यान रखना है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे सबको। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में जो है किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो रेगुलेटिंग को हिंदी में विनियामक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। किसने किया था? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहले आप बताएंगे उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इसकी स्थापना जो है किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक हॉल में ध्वनि की गूंज का कारण उसका निरंतर देखिए कोई भी ध्वनि की गूंज जब आपको सुनाई देती है तो ध्वनि टकरा करके आपके पास वापस आती है। तो आप कहीं शांत जगह पर चले जाइए, एकांत जगह में या बंद कमरे में, हॉल वगैरह में चले जाइए, वहाँ आपको आवाज़ सुनाई देती है टकरा करके, तो ये परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपको कवर करवा देता हूँ। पूछा जाता है कि पहला अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी, ठीक है। दूसरा अध्यक्ष याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पूछा जाता है कि मुस्लिम अध्यक्ष पहला, तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न में पूछा गया है कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज हीवल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। कहाँ हुआ था? बंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालयी क्षेत्र की नहीं है? तो हिमालयी क्षेत्र की नहीं है कौन सी? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जो कि काराकोरम रेंज की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राधा कृष्ण आयोग केंद्रित था। तो राधा कृष्ण आयोग का गठन जो किया गया था ये 1948 में किया गया था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन आयोग था। और इसका गठन जो किया गया था, यह आयोग मेनली केंद्रित जो था, ध्यान देंगे, भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा की जो व्यवस्था थी उस पर रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो ये उच्च शिक्षा, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मेट क्या है? तो 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो है इस किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 27 नंबर देखिएगा कि वायुमंडल की किस परत का तापमान लगभग एक जैसा रहता है? तो ये कौन सा परत है? यह है समताप मंडल। अंग्रेजी में भी आप नाम याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल जो होता है ना, इसमें सभी जितनी भी वायुमंडलीय घटना है इसी में घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो फ्रेंड्स विक्रमादित्य की उपाधि जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी ने धारण किया था। चंद्रगुप्त, इसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा का क्या महत्व है? तो चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप है। और
इसका जो महत्व इसलिए है क्योंकि ये जब घटना हुई इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चौरा चौरी कांड जो है ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4 फरवरी 1922 को यह हुआ था और इसमें जो है उपद्रवियों ने थाने में आग लगा दिया जिससे कि पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई और इससे गांधी जी दुखी हो गए और इन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कब किया था? तो ध्यान रखेंगे इन्होंने शुरू किया था कब? 1920 में। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि दांडी यात्रा की आरंभ किया था। तो दांडी यात्रा की आरंभ इन्होंने साबरमती आश्रम से किया था। डेट सहित आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? तो ये 4 जुलाई के दिन होती है और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। हिंदी में इसको अपसौर कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एपीहेलियन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एपीहेलियन कहा जाता है और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई के दिन। उसके बाद देखिए एक और इसी से मिलता जुलता प्रश्न है इसी प्रकार का कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है पेरीहेलियन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और यह स्थिति जो है कब बनती है? 3 जनवरी के दिन बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम जो है यह 1930 में लाया गया था और उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था और इसका संबंध जो है विवाह से संबंधित है जिसमें कि इसके तहत लड़कियों की जो उम्र है विवाह की न्यूनतम वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों का 18 वर्ष। तो राइट आंसर इसका बाल विवाह से हो जाएगा या सिर्फ विवाह भी रहे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। लखनऊ में क्या है? तो याद रखेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। करनाल में क्या है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और राजमुंद्री में क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के बाद में बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक रहे थे श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, पहले भी यही थे लेकिन स्वतंत्रता के बाद आप ये याद रखेंगे 1950 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक रहे थे श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि किस निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत जो है टोटल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे अधिक लगभग 4000 किलोमीटर का बाउंड्री जो है शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करता है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पेंगोंग झील जो है, पेंगोंग लेक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पेंगोंग लेक जो है ये चर्चा में रहता है। ये जो है इसका कुछ हिस्सा भारत में आता है और कुछ चाइना में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तिब्बत माफ कीजिएगा लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में यह पेंगोंग झील है। 36 नंबर देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है यह है रोम में। रोम कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर की 2028 के ग्रीष्मकालीन समर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 2018 में ये इसका 34वां संस्करण होगा और इसका आयोजन जो है किया जाएगा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2000 अभी जो अगला होने वाला है ये कहाँ होगा? जापान में होगा। ठीक है, 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से यक्षगान हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली जो है यह केरल का है। कथक जो है उत्तर भारत का है। ध्यान रखेंगे कथक जो है उत्तर भारत का है, कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कि सिरका का व्यापारिक नाम क्या है? तो सिरका का व्यापारिक नाम जो है क्या है? एसेटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH। ठीक है, फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि NCERT के वर्तमान निदेशक कौन है? पिछले सेट में सेट नंबर 5 में मैंने इसको कवर करवाया था आपको। इसका आंसर आप तुरंत अभी कमेंट देकर बताइएगा।
अपना स्कोर बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए।